कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करना हो, चाहे पहलगांव अटैक में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी उसकी निंदा करने से बचना हो, चाहे भारतीय मुसलमानों पर अत्याचारों की लगातार वकालत करने का मामला हो, ईरान ने हमेशा भारत को इन मामलों में निराश किया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत को ईरान की ऐसे कठिन समय में भी बेहद आवश्यकता है, जब दुनिया में मिडिल ईस्ट के यानी कि मध्य एशिया के दो बड़े देश जिनमें इजराइल और ईरान जैसे देश हैं, ये आमने सामने हैं। आज जंग को लगभग 4 दिन हो चुके हैं और दोनों के दोनों देश एक दूसरे पर अटैक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन सभी के सभी मुद्दों के बीच में हमें यह तलाशना होगा कि भारत को ईरान से बनाए हुए संबंधों की क्या वर्तमान में आवश्यकता है और ये संबंध किस हद तक भारत के लिए प्रभावी रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार के मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि भारत के लिए ईरान के इंटरेस्ट क्या है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इजराइल ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। ये आज की ही खबर है, कुछ देर पहले की, जिससे सेंट्रल ईरान में हमले में मिसाइल लॉन्चर से लदे ट्रक जो है उड़ा दिए गए और 4 दिनों में लगभग 224 ईरानियों की हत्या कर दी गई, यानी कि उनको मार दिया गया। और घायलों की संख्या का तो पता ही नहीं। और इसमें भी आप सभी लोग जानते होंगे कि 9 के लगभग न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है ईरान के, इनको भी मार दिया गया इजराइल के द्वारा। इसके बाद ईरान इजराइल टेंशन, मिसाइल अटैक, सिविलियंस कैजुअलिटीज राइज, तेहरान प्लान्स एनपीटी एग्जिस्ट। तो यहां पर ये सारा का सारा मुद्दा क्या है, ये मैंने अभी आपको अपडेट दिया है कि वर्तमान की खबर क्या है ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है। अब हम यहां पर थोड़ा सा ये समझते हैं कि इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं, इनमें इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान यानी कि भारत के लिए ईरान का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, आप सभी लोगों ने मुगल काल में तो सारे के सारे राजाओं को पढ़ा होगा, तो भारतीयों के संबंध ईरानियों से मुगल काल से एकदम प्रभाव में आए और उसके बाद से लगातार 15 मार्च 1950 को पहली बार राजनयिक संबंध ईरान के साथ स्थापित हुए और उसके बाद से लगातार ईरान और भारत के बीच में संबंध जो है बेहतर रहे। इसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, वाजपेयी जी की सरकार में कुछ समझौते हुए और उन समझौतों के माध्यम से भारत और ईरान के बीच के संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की गई। और उसके बाद से लगातार ऐसे काम हुए जिनके माध्यम से सांस्कृतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर भारत और ईरान हमेशा साथ में आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी रहे हैं जिनके बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। वो कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में ईरान और भारत के बीच में टेंशन भी पैदा हुई है। हालांकि आज हम उन पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आज को बताने वाला हूं आपको कि ईरान भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर कि इंडिया, ईरान और ओमान, इन 3 देशों के बीच में एक अंडर सी यानी कि बात करें हम तो महासागर, सागर के नीचे से यानी कि बात करें ओशियन के नीचे से एक गैस पाइपलाइन जो है बिछाने का प्रोजेक्ट जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है कि भारत तक ईरान नाम के देश से और ओमान से लेकर और इंडिया, यहां तक क्या होगी, गैस जो नेचुरल गैस है जिसकी डिमांड भारत को रहती है, वो नेचुरल गैस का जो ट्रांसमिशन है वो ईरान के माध्यम से ओमान होते हुए भारत में होगा। तो ये जो गैस पाइपलाइन है, इसको आप देख सकते हैं लगभग 1400 किलोमीटर का ये गैस पाइपलाइन है और इनमें से लगभग 31 मिलियन क्यूबिक मीटर की जो गैस है वो पर डे ट्रांसमिट की जाना प्रस्तावित किया गया है। यानी कि ये प्रोजेक्ट रनिंग में है और इस पर काम चल रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता रहा और भारत को इजराइल और ईरान में से किसी एक देश को चुनना रहा, ऐसी कभी अगर स्थिति आती है, तो इस प्रकार का ये जो प्रोजेक्ट ईरान, ओमान और इंडिया के बीच में चल रहा है, इसको लेकर कुछ संदेह हो सकता है या इसमें कुछ ब्रेक लग सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर गल्फ की खाड़ी है, यहां से रन ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात से होता हुआ ये पाइपलाइन अंडर सी में, और यहां पर ओमान, और ओमान से यहां पर चाबहार तक गया है। कहां तक गया है? चाबहार तक यहां पर ओमान में गया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आपको ये चीज समझ में आएगी। क्लियर है? तो यहां पर ये चाबहार में यहां गया और इसके बाद ये ओमान में, और यहां से बात करते हैं हम तो गल्फ ऑफ कच्छ से ये होती हुई जाती है। तो इस प्रकार की इस पाइपलाइन को भी क्या हो सकता है, आगे नुकसान हो सकता है, इसमें ब्रेक लग सकता है। आगे कुछ और चीजें मैं आपको लेकर चलता हूं उन चीजों की तरफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भारत के लिए है प्रोजेक्ट, उसका नाम है चाबहार पोर्ट। क्लियर है? आप सभी लोगों ने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा। वर्ष 2016 में इंडिया के द्वारा ईरान की गवर्नमेंट के साथ $8 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन होता है। क्लियर है? एग्रीमेंट साइन होता है और इंडिया जो है वो क्या करता है, ईरान के चाबहार पोर्ट, देखिए आप यहां पर ये चाबहार पोर्ट है जिसको अभी इंडिया डेवलप कर रहा है। तो चाबहार पोर्ट के लिए, चाबहार पोर्ट जो है ये इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि चाइना की जो
स्ट्रिंग ऑफ पियर्स की नीति है, यानी कि महासागर, हिंद महासागर में भारत को चारों तीनों तरफ से घेरने की जो नीति है उसको लेकर एक भारत ने मजबूती के साथ एक कदम उठाया और जो है चाबहार पोर्ट। चाइना जो है वो भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में क्या कर रहा है, बलूचिस्तान के क्षेत्र में ग्वादर पोर्ट को जो है डेवलप कर रहा है, जिसके माध्यम से वो क्या करेगा कि हिंद महासागर यानी कि अरब सागर वाले क्षेत्र से ट्रेड करेगा और पाकिस्तान से होते हुए वो अपना जो गलियारा बना रहा है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्लान है उसके तहत वो क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट से ट्रेड को जो है वो कर रहा है। और उसके बाद उसका ये भी प्लान है कि कभी मान लो युद्ध जैसी स्थितियां सामने आती हैं तो ग्वादर पोर्ट का वो यूज कर सकेगा। तो भारत ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए और चाइना की इस डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए क्या किया, चाबहार में ईरान के पोर्ट को लीज पर लिया और उसके साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि ट्रेड को जो है आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि नाम दिया गया ट्रेड का, लेकिन मूल रूप से उसके पीछे का जो उद्देश्य है ये मैंने आपको बताया। तो यहां पर इंडिया ईरान साइन 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द चाबहार पोर्ट, क्लियर है। और ऑपरेशन, तो यहां पर आप याद रखना कि इसकी नींव जो है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था ये वर्ष 2016 में हुआ था $8 बिलियन के साथ। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो पिछले साल मई 2024 में ये 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। लगभग बात करें हम तो $120 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेगा इंडिया, कहां पर, ईरान के चाबहार वाले पोर्ट पर। दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, आप लोगों को याद रखना है। पहला है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि आईपीजीएल, ये इंडिया का है। और उसके अलावा पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएमओ जो ईरान का है, इसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता है तो चाबहार पोर्ट का जो काम चल रहा है, वहां पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसको विकसित करने का, इस पर भी ब्रेक लग सकता है। और हो सकता है कि ईरान इस प्रकार की चीजों से फिर पल्ला झाड़ ले या उससे दूर हो जाए, बोल देगा साहब अभी हम इस प्रोजेक्ट को आगे डिले करते हैं, क्योंकि आपने, अब वो बताएगा तो नहीं, लेकिन उसे पता है कि अगर भारत ने इजराइल का साथ दिया या न्यूट्रल है या कुछ भी किया तो फिर ईरान जो है इस प्रकार का कदम उठा सकता है। हालांकि इतने आसानी से वो ये कदम नहीं उठा पाएगा, भारत कोई ना कोई कूटनीतिक रास्ता जरूर निकाल लेगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पियर्स की नीति। आपको थोड़ा सा बता देता हूं पॉलिसी। आप यहां पर देख सकते हैं ये हिंद महासागर यानी कि ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। चाइना यहां पर है, यहां पर आप देखें म्यांमार, इसके बाद कंबोडिया। तो यहां पर हांगकांग से लेकर ये यहां पर क्या किया उसने, अलग अलग पोर्ट्स वगैरह जो है ये डेवलप किए हैं। कहां पर, हांगकांग में, साउथ चाइना सी में, है ना, कंबोडिया में। कंबोडिया के बाद यहां पर आप देख सकते हैं थाईलैंड में, यहां पर श्रीलंका में, आपको याद होगा अच्छे से, हम्बन टोटा नाम का जो बंदरगाह है उसको डेवलप कर रहे हैं। मालदीव में भी उसने अपना एक सैन्य बेस बनाया है, पाकिस्तान के ग्वादर में भी बनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सूडान में पोर्ट सूडान जो है इसको भी उसने क्या किया है, डेवलप किया है, जिसको खार्तूम के नाम से आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर में चाइना पाकिस्तान के मदद से बांग्लादेश और बात करें हम तो बगल में जो भारत है इसको घेरने की नीति पर काम कर रहा है। और उसी के काउंटर के तौर पर इंडिया ने भी क्या किया, यहां पर ग्वादर पोर्ट के बगल में यहां पर चाबहार पोर्ट जो है इसको डेवलप किया है। चाबहार पोर्ट इसको यहां पर डेवलप करने की नीति पर इस पर काम हो रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता है तो फिर इस पर ब्रेक लग सकता है। आगे हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, आप देख सकते हैं यहां पर कि मुंबई से लेकर चाबहार के बाद ईरान का ही बंदर अब्बास, इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान, इसके बाद अजरबैजान का बाकू, इसके बाद बात करते हैं यहां पर आपका रसिया का मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। और इस प्रकार से आपका ये बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, है ना, सेल्टिक सी और मेडिटेरियन सी, ये एक तरीके का क्या बनता है, ट्रांसपोर्ट रूट बनता है, जिसमें आपका बात करें तो वाटर वाले लाइन भी आएगी, यानी कि वाटर रूट भी आएगा, रेल रूट भी आएगा और रोड रूट भी आएगा। तो ये तीनों रूट्स को मिलाकर ये रूट बन रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट से लेकर बात करें हम तो यूरोप के बाजारों तक भारत के माल की आवाजाही को सुलभ बनाने के लिए, यानी कि बेहतर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC is a multimodal transportation route that aims to facilitate trade and transport between India, Iran, Russia and the Central Asia and Europe। तो इन सारे के सारे देशों के बीच में एक ट्रेड को डेवलप करने के लिए इस प्रकार का काम जो है इस कॉरिडोर का चल रहा है। इट इज अ
7,200 यानी कि 7200 किलोमीटर का ये नेटवर्क है पूरा का पूरा, जिसमें शिप भी आएगा, रेल भी आएगी और रोड भी आएगा। द एस्टैब्लिश इन 2022 ईरान, इंडिया एंड बात करें हम तो रसिया, तो इन 3 देशों के द्वारा इसको डेवलप किया गया। बाद में बाकी के जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हो गए, जैसे अजरबैजान जैसे देश और भी तमाम प्रकार के देश जो हैं इसमें शामिल हो गए। तो अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर इस प्रकार के इनिशिएटिव को भी क्या है, झटका लग सकता है। तो ये सारे के सारी जो चीजें अभी मैंने आपको बताई, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ईरान में। इसके बाद आप यहां पर देखिएगा, यहां पर आप समझिए कि ये आपका ईरान वाला देश है, ये ईरान देश है, ठीक है। और ईरान के बगल में यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह है इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। क्लियर है? स्ट्रेट ऑफ हर्मुज यानी कि हर्मुज की जलसंधि से कहा जाता है। और यहां से क्या होता है कि ईरान से और ईरान के बाकी के इन देशों से, आसपास के देशों से क्या होता है, क्रूड ऑयल जो है ये इंडिया और इंडिया के आसपास के और देशों में भी आता है। अब अपने को आसपास के और देशों से लेना देना नहीं है, तो यहां पर आप ध्यान रखना कि इस हर्मुज वाली जलसंधि पर अगर ईरान का कंट्रोल है, ईरान का ही कंट्रोल रहता है। अगर मान लीजिए हमारे ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो यहां से क्रूड ऑयल जहां से निकल कर आता है इंडिया की ओर, तो उस पर भी क्या हो सकता है, ब्रेक लग सकता है। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात से भी, इसके अलावा सऊदी अरेबिया से भी भारत इस प्रकार की चीजें यानी कि इस प्रकार का ट्रेड करता है। तो अगर हमारे ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो हर्मुज जलसंधि से तेल वगैरह यानी कि जो निकलते हैं, क्रूड ऑयल के बड़े बड़े शिप निकलते हैं, तो उन पर भी ब्रेक लग सकता है। तो आप ये सारी की सारी बातें याद रखिएगा। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि किसी जमाने में, यानी कि किसी जमाने में नहीं, 2019 से पहले दुनिया में भारत जो है वो ईरान से सबसे ज्यादा तेल जो है इंपोर्ट करता था। दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर तेल ईरान से इंपोर्ट करता था। लेकिन वर्ष 2019 में जब अमेरिका के द्वारा ईरान पर सैंक्शन लगा दिए गए, तो सैंक्शन लगाने के बाद भारत ने पूरे तरीके से ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। तो भारत जो है, याद रखें, ऊर्जा के मामले में यानी कि बात करते हैं हम एनर्जी रिसोर्सेस के मामले में, ईरान जो है एक समृद्ध देश है। और ईरान चूंकि समृद्ध है इसीलिए भारत चाहता है कि उसके पास जो ऊर्जा के संसाधन आए वो ईरान से आए। इसके पीछे का एक कारण और भी है, क्योंकि ईरान से अगर हम किसी भी प्रकार से क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस परचेस करते हैं तो ईरान जो है इंडियन करेंसी में जो है पैसे को जो है रिसीव करता है। भुगतान जो है यानी कि पेमेंट जो होता है वो इंडियन रुपीज में होता है, डॉलर में नहीं। तो इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास हमारी जो इंडियन करेंसी है वो दूसरे देश में जाती है और इसके साथ साथ हमारा पैसा मजबूत होता है और हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व है जो डॉलर में, वो हमारे पास रिजर्व रहता है और उसकी संख्या, उसका जो नंबर है वो लगातार बढ़ता है। तो ये भी हमें इससे एक फायदा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूं। देखिए, अगर हमारा ईरान नाम के देश के साथ बहुत बढ़िया संबंध है तो इंडिया जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा, है ना, गुड्स वगैरह यानी कि जो भी वस्तुएं पैदा करेगा अपनी फैक्ट्रियों में, तो ईरान के रास्ते आप इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट वाले कॉरिडोर में क्या कर सकते हैं, सारी की सारी वस्तुओं को एक बाजार के तौर पर बेच सकते हैं। लेकिन अगर ईरान आपके साथ नहीं होगा तो फिर आप ये मान के चलिए कि यहां पर थोड़ा सा ट्रेड वगैरह जो है वो समस्या में आ सकता है। तो ईरान हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ में आई आपको बात? क्लियर है? क्योंकि यहां पर आप समझिए, अगर भारत को अपना कोई भी प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट में यहां पर सेल करना है तो वो यहां पर पाकिस्तान के रास्ते यहां से नहीं जा सकता। चाइना भी यहां पर दुश्मन है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, तो यहां से नहीं जा सकता, यहां पर पीओके है। क्लियर? तो उसे अगर अफगानिस्तान में कोई चीज बेचनी है तो वो ईरान के रास्ते बेचेगा। आगे कोई चीज बेचनी है यहां पर सेंट्रल एशिया के किसी देश में, तो यहां पर वो ईरान के रास्ते ही सारी की सारी चीजों को बेचेगा। तो भारत के लिए ये आसान नहीं होगा कि इजराइल जो है, इजराइल भारत की एक मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है, और ईरान जो है वो भारत की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है। तो अगर कभी ये लड़ाई आगे तक चलती है और समीकरण किस प्रकार से बदलते हैं ये भारत को आगे देखना होगा। लेकिन अगर समीकरण इस प्रकार से आते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल के ऊपर ईरान का समर्थन करने के लिए अगर न्यूक्लियर अटैक करता है, जैसी खबरें अभी आ रही थी, हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर का खंडन किया है कि हमने ऐसा कभी नहीं बोला कि हम ईरान की मदद करेंगे इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने में। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कभी भविष्य में बनती है तो फिर भारत को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जिस पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, जिस चाइना को काउंटर करने के लिए हमने ईरान का साथ लिया, अब पाकिस्तान सीधा सीधा ईरान के साथ है, तो फिर
ईरान भी विचार करेगा कि भाई हमने जिससे दुश्मनी बनाई या हमने जिससे दूरियां रखी, उसने हमारी ऐसी मुसीबत के समय पर मदद करी और आपने पूरे तरीके से इजराइल का समर्थन किया। तो यहां पर भारत को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि भारत के और क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं और भारत को इस कूटनीतिक यानी कि इस लड़ाई के बीच में किस तरीके से फैसला लेना होगा, भारत के लिए क्या डिसीजन बढ़िया हो सकता है, अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।